सो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं उदित छिबर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में आप सबको याद होगा हमने यूटीज और उसके बारे में बात की थी, पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज की। तो आज का जो लेक्चर है वो बड़ा अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया की। अंडरस्टूड? आप सबको नाम से तो पता होगा, नाम से नहीं पता होगा तो आपने एससी एसटीज के बारे में सुना होगा, रिजर्वेशन के बारे में कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी क्या होता है। तो जो शेड्यूल टर्म है उस शेड्यूल के ऊपर हम बेसिकली आज बात करेंगे कि शेड्यूल का मतलब क्या होता है। अंडरस्टूड? तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया रहेगा। एज पर अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्ट 5 में फॉल करता है और आर्टिकल उसका जो आता है वो आता है आर्टिकल 244। अंडरस्टूड? तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर। तो अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका ओवरव्यू की बात अगर करें तो शेड्यूल एंड ट्राइबल, आप सबको शेड्यूल टर्म पता होगी। शेड्यूल क्या होता है कि हमने कोई चीज शेड्यूल की है, कोई चीज प्लान की हुई है। अंडरस्टूड? तो प्लान की हुई है मीन शेड्यूल की हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस टाइम फ्रेम में कोई ऑलरेडी एक्टिविटी प्लान कर रखी है ना, कि आपने उसके बारे में थोड़ा अलग से सोचा हुआ है कि उस टाइम मैंने कुछ अलग करना है। तो इसी तरह से ये एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका इंडिया है। अगर मैं इसको पूरे मैप को एक स्क्वायर की फॉर्म में बात करूं और इसमें मैं बात करूं कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है। ओके, तो इसको मैंने कह दिया ये मेरा शेड्यूल्ड एरिया है। तो इसका मतलब कि मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से सोचूंगा और थोड़ा ध्यान से सोचूंगा, क्योंकि शेड्यूल किया मैंने, प्लान किया। ओके, तो इसी की तरह, इसी के नाम से क्या पता लगता है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज कौन से एरियाज हैं एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वो एरिया जिन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है। अंडरस्टूड? जिन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है उन्हें हम कह देते हैं शेड्यूल्ड एरिया, कि उन्हें उन एरियाज को शेड्यूल कर रखा है। सिंपल। ओके, तो डेफिनेशन आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि जो एरिया जिन्हें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट रहती है उन्हें हम कह देते हैं शेड्यूल एरिया। बिल्कुल ठीक है। अब स्टार्टिंग में हमने पॉलिटी में बात की थी पास की, तो मैं पास में अगर इसको क्लासिफाई करूं तो क्या बनता है? P मींस पार्ट, तो ये पार्ट 10 में फॉल करता है। A मींस आर्टिकल, आर्टिकल ये 244 में फॉल करता है। S मींस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? शेड्यूल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। एंड द फोर्थ मींस शेड्यूल। ओके, यही पास का मतलब था। तो शेड्यूल जो लास्ट वाला है वो सबसे मेजर है। अब आपको याद होगा हमने जब शेड्यूल 1 to 12 में डिस्कस किया था तो उसमें दो शेड्यूल थे, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, जो आपके ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में। अंडरस्टूड? जिसमें हमने बात की थी कि छत्तीसगढ़ जो है वो आपका शेड्यूल 5 में फॉल करता है, बट वो शेड्यूल 6 में जाना चाहता है क्योंकि उसको कुछ स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं। याद होगा? तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 क्या बात करता है? ये एडमिन और कंट्रोल की बात करता है, ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया की। ठीक है। अब तो शेड्यूल 5 में कौन से एरियाज फॉल करते हैं? वो सभी इंडियन स्टेट फॉल करती हैं उसमें। शेड्यूल 5 में सिर्फ असम नहीं करता, मेघालय नहीं करता, त्रिपुरा नहीं करता और मिजोरम नहीं करता। ओके, ये शेड्यूल 5 में सभी इंडियन डिस्ट्रिक्ट, इंडियन स्टेट्स जितनी हैं, यूटीज हैं, वो सभी आती हैं। सिर्फ असम नहीं आएगा, मेघालय नहीं आएगा, त्रिपुरा नहीं आएगा, मिजोरम नहीं आएगा। सिमिलरली जब मैं शेड्यूल 6 की बात करूं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि इसको अलग से कुछ ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट, उसमें आपकी कोई भी इंडियन स्टेट नहीं आती, सिर्फ ये 4 आती हैं। अंडरस्टूड? असम आएगी, मेघालय आएगी, त्रिपुरा आएगी, मिजोरम आएगी। मींस शेड्यूल 5 सभी इंडिया के लिए बात कर रहा है, सिर्फ इन 4 के लिए नहीं। और शेड्यूल 6 सिर्फ और सिर्फ इन 4 के लिए बात करेगा। ओके, अगर मैं वैसे बात करूं एज पर डेफिनेशन, तो ये जो मेरा एरिया ये पड़ता है शेड्यूल एरिया, और ये जो मेरा एरिया पड़ता है ये पड़ता है ट्राइबल एरिया। यहां तक समझ आया? तो सिंपल लैंग्वेज में आपको शेड्यूल का मतलब पता लग गया कि शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 क्या कहते हैं, और शेड्यूल ट्राइबल एरिया की हमने बात कर ली। अंडरस्टूड? शेड्यूल एरिया मींस जिसे हमने स्पेशली अलग किया हुआ है, डेजिग्नेट किया हुआ है। ट्राइबल एरिया मींस जैसे हमने शेड्यूल एरिया में से भी अलग से स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, तो ये तो हमारी बात होगी शेड्यूल ट्राइबल एरिया की एज पर शेड्यूल 5 एंड 6। तो अभी जो चीज रहेगी वो रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया में, है ना। तो अभी अगर मैं बात करूं तो शेड्यूल एरिया, जो हमारा शेड्यूल एरिया है, आपने सबने सुना होगा जब शेड्यूल 1 था कि इंडिया जो है यूनियन है उसकी स्टेट्स की, और इंडिया किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ज्यादा कर सकती है, कम कर सकती है, 2 स्टेट्स को मिला सकती है, एक स्टेट में से 2 स्टेट निकाल सकती है। आप सबको याद होगा। इसी तरह
प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी एरिया को फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। अंडरस्टूड? किसी भी एरिया को जहां पे उसे लगता है कि स्पेशली रिक्वायरमेंट है उसे शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है। सेकेंडली वो शेड्यूल एरिया का भी आप ये कह सकते हैं कि थ्रू बाउंड्रीज उसको कम ज्यादा कर सकता है कि इसको ज्यादा एरिया चाहिए, इसको कम चाहिए, ये इम्प्रूव हो रहा है, इसको कम करके दूसरी जगह ज्यादा लेना है। ओके, मींस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रेगुलेट कर सकता है शेड्यूल एरिया का और शेड्यूल एरिया डेजिग्नेट कर सकता है किसी और को भी करना हो तो। ठीक है, इसी के बाद अब रही बात, जब ये बात आपकी प्रेसिडेंट की आ गई, इसमें हमने मेजर बात एक नहीं की कि जब शेड्यूल ट्राइबल एरिया आप सब देख रहे हैं कि ये शेड्यूल में आ रहा है, हमारे PASS में आ रहा है, मीन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट से ज्यादा रहती है। अंडरस्टूड? शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए सेंटर मोर रिस्पॉन्सिबल देन स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब सेंटर रिस्पॉन्सिबल है तभी यहां पे प्रेसिडेंट एम्पावर कर रहा है, प्रेसिडेंट को एम्पावर की हुई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब जब प्रेसिडेंट को एम्पावर किया हुआ है तो जब सेंटर की स्टेट से ज्यादा पावर है, यहां पे प्रेसिडेंट देख रहा है, तो ऑब्वियसली स्टेट को गवर्न करने के लिए प्रेसिडेंट गवर्नर को कहेगा। समझ रहे हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे रोल है रूल बनाने में, बट जब हम बात सेंटर की कर रहे हैं, प्रेसिडेंट की कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की हायरार्की में गवर्नर आता है। तो गवर्नर जो स्टेट का है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनकी वेलफेयर पे, इनकी इंप्रूवमेंट पे, और गवर्नर को एनुअली प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट शेयर करनी पड़ती है कि उसने उस साल क्या डेवलपमेंट किया उस एरिया में। अंडरस्टूड? तो ये एरिया रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से होता है। और सबसे मेजर एक ट्राइब्स TAC टर्म रहती है, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, TAC आपने सुना भी होगा न्यूज में। इसका काम रहता है सिर्फ ट्राइब्स की वेलफेयर के लिए स्टेप्स लेना, देन उसको मॉनिटर करना। अमूमन इसमें 20 एक मेंबर रहते हैं जिसमें 3/4 तो 15 मेंबर आप ये कह सकते हैं कि वहां के जो शेड्यूल्ड ट्राइब है या शेड्यूल्ड एरिया के जो मेंबर है वो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली मींस विधानसभा के मेंबर होने चाहिए। ओके, 20 में से 15 आपके वहां के विधानसभा के मेंबर होंगे, बाकी 5 आप कह सकते हैं गवर्नर के नॉमिनेटेड होंगे या कोई अलग से जिन्होंने कुछ काम किया होगा वो होंगे। तो ये रहते हैं ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, काफी मेजर रहती है फॉर शेड्यूल्ड एरिया। अंडरस्टूड? इसके बारे में आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि 20 मेंबर, और ये इनकी वेलफेयर को मॉनिटर करती है और स्टेप्स लेती है, इनिशिएटिव लेती है। रही बात ये गवर्नर की, हमने बात की है जैसे शेड्यूल 1 में कि एरिया को बढ़ा और कम कर सकता है। सेकेंडली कॉन्स्टिट्यूशन के पास सबसे मेजर है ये जो लास्ट में है इसके बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है या प्रेसिडेंट के लिए एक मैंडेट करता है कि उसे एक कमीशन बिठाना है। वो बिठाना जरूरी है बट कोई टाइमलाइन नहीं है, बिठाना है, पर वो 10 साल जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके 10 साल के बाद से बनाना शुरू करना है। ओके, वो कमीशन क्या करेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, पूरी मॉनिटरिंग करेगा उसकी, जैसे आजकल में कमेटीज बना देते हैं, वो इन एरियाज के ऊपर काम करेगा कि गवर्नमेंट ने जितने इनिशिएटिव लिए हैं, जितने स्टेप्स लिए हैं, जो वादे किए हैं, क्या उस डायरेक्शन में हुए हैं, अगर नहीं हुए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण रहे हैं जो नहीं हुए। ओके, तो जैसे ये जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को देता है तो जो फर्स्ट कमीशन बनी थी वो बनी थी ह्यूमन धेवर कमीशन, 1960 में ये बनी थी और 1961 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, फर्स्ट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड एरिया। और सेकंड कमीशन इसके काफी साल बाद बनी थी, दिलीप सिंह भूरिया कमीशन, ये 2002 में सेटअप हुई थी और इसने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी 2004 में सबमिट की थी। ओके, एज ए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको इतना जरूरी याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपसे कोई पूछ सकता है, इनकेस कोई कमेटी आती है शेड्यूल्ड एरियाज पे, इलेक्शंस पे, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे, लैंग्वेज पे, किसी पे भी आती है और आपको इनका नाम याद है कि ह्यूमन धेवर कमीशन इनकी थी और दिलीप सिंह भूरिया कमीशन इनकी थी, तो अगर ये ऑप्शन रहता है तो आपको वहां पे याद रहेगा कि ये कमीशन इन्हीं की है, उनकी नहीं है जो पूछी गई है। ओके, तो ये शेड्यूल एरिया की हमने बात की है कि गवर्नर ऑल इन ऑल रिस्पॉन्सिबल है एज कंपेयर टू स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर कुछ भी कर सकता है, एरिया बढ़ा सकता है, कम कर सकता है, रूल लगा सकता है, कमीशन सेटअप कर सकता है, मॉनिटरिंग के लिए कोई ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की हमने बात की है, और प्रेसिडेंट के पास एक मैंडेट रहता है कि उसने कमीशन सेटअप करना है इसकी मॉनिटरिंग के लिए। आप ये कह सकते हैं कि गवर्नर की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, क्योंकि गवर्नर सब कुछ कर रहा है तो जो प्रेसिडेंट कमीशन सेट करेगा वो गवर्नर की कॉम्पिटेंसी चेक करेगा। ठीक है, तो ये बात हुई एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके शेड्यूल एरिया के बाद जो टर्म आती है वो आती है शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइबल एरिया आप कह सकते हैं।
अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में डिफरेंस हमने यहाँ पे भी बात की है कि शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 दोनों शेड्यूल ट्राइबल एरिया को करते हैं, बट ये ज्यादा गवर्नमेंट इनको ज्यादा बेनिफिट देती है, इनिशियल गवर्नमेंट की ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट रहती है। यहाँ पे हमने शेड्यूल एरिया की बात कर ली कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट और गवर्नर डील कर रहे हैं, है ना। जो भी स्टेट लेजिस्लेचर स्टेप ले रही है, गवर्नर प्रेसिडेंट उसी की अलाइनमेंट में स्टेप ले रहे हैं और उस रूल एक्ट के मुताबिक ही वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये हमने सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे बात कर ली शेड्यूल एरिया की। जब बात आती है ट्राइबल एरिया की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता है शेड्यूल्ड एरिया है जो डेजिग्नेटेड किए हुए हैं सर्टेन एरियाज की जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट किए, तो ही उनके नाम के आगे शेड्यूल लगा हुआ है। अब जब ये शेड्यूल एरिया ये इसके नाम के आगे ट्राइबल लगा है, मींस ट्राइब्स, जो पहले जमाने में ट्राइब हुआ करती थी। ओके, क्लियर है। तो अभी अगर मैं इसकी बात करूं ट्राइबल एरियाज की, तो शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया में ये डिफरेंस है कि शेड्यूल एरिया में वो लोग थे जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम एजुकेशन के साथ हर चीज में अपग्रेड होते रहे। जितना नॉर्मल सोसाइटी हुई है उतनी पेस पे नहीं हुए। अगर नॉर्मल सोसाइटी 100% हुई है तो वो 20-30% हो चुके हैं। ओके, कि वो ऑन द वे टुवर्ड्स ये कह सकते हैं आप ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, अपडेटेड है, यू कैन से। बट जहां पे बात ट्राइबल एरिया की आती है, ट्राइबल एरिया आज भी वो लोग काउंट होते हैं कि जो अपनी एंसेस्टर्स की तरह से जी रहे हैं आज भी, समझ रहे हो। वो जो कपड़े डालते थे उसी तरह के कपड़े डालना, उसी तरह का दिनचर्या, उसी तरह से रहना, कोई काम नहीं, मतलब काम नहीं करना नहीं कह सकते, बट अपने रहने के लिए हंटिंग करना, जो भी चीजें एशियन टाइम में हुआ करती थी आयरन एज पीरियड में, वही चीजें आज भी रह रही हैं। मींस जहाँ पे 100% नॉर्मल लिविंग ग्रो की है, वहीं पे शेड्यूल एरिया ने अगर 20-30% ग्रो किया है, तो ट्राइबल एरिया ने वहां पे 1-5% ग्रो किया है। ओके, ये डाटा है कहीं का एक्यूरेट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कहीं आप लिख ना देना। ये जस्ट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि अगर 1/5 उनका ग्रो हुआ तो उनका 1/5 ट्राइबल एरियाज ने ग्रोथ की है। ओके, तो ये इस वजह से काफी पीछे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इनके ऊपर स्पेशल फोकस रखती है कि क्या हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है, उस डायरेक्शन में करना है या हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो इनकी मॉनिटरिंग ज्यादा है। दूसरा, ये थोड़ा रहते कट ऑफ है क्योंकि इन्हें पसंद नहीं है कि गवर्नमेंट भी इनकी तरफ आए, कोई स्टेप ले, कोई इनिशिएट ले, समझ रहे हो आप। तो ये कारण है शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज को डिफरेंट बाइफरिकेट करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एरिया अलग कर दिया शेड्यूल एरिया, उसमें भी आपने शेड्यूल और ट्राइबल एरिया अलग कर दिया सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए कि इन पे कुछ ध्यान देना और इन पे ज्यादा ध्यान देना। अंडरस्टूड। ये मतलब है सबसे पहले शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज का, ठीक है। और ये आपको पता है कि हमने 4 डिस्ट्रिक्टों की बात की है ट्राइबल एरियाज की, तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, सॉरी 4 स्टेट्स आती हैं। सेकेंडली, इनके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट होती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ओके, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मींस ऑटोनोमस मींस कि एक ही तरह से चलना, स्टेग्नेशन कह लो या कोई डिफरेंस नहीं, डिफरेंस इन कल्चर नहीं। ऑटोनोमस मींस सिंगल, एक सिंगल फ्लो कह लो, सिंगल टाइप कह लो, कुछ भी कह सकते हो, सिंगुलर। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट इनको कहा जाता है क्योंकि इनकी क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्राइब की गई है। ओके, जैसे गारो खासी हिल्स है, जैंतिया हिल्स है, तो वैसे ही गारो की ट्राइब एक है, खासी की ट्राइब एक है, जैंतिया की ट्राइब एक है। इन केस आपकी ट्राइब बढ़ जाती है, ट्राइब 5 थी ट्राइब 6 हो चुकी है, तो वहां के गवर्नर के पास इतनी पावर है कि उतनी ही डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ा सकता है वो। ओके, इन स्टेट्स में जैसे अगर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो जो 22-23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, सोनीपत, पानीपत, करनाल, जिस तरह से वो क्लासिफाई की गई हैं, इन ट्राइबल एरियाज की जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्लासिफाई की गई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ट्राइब। ओके, इन केस ट्राइब बढ़ जाते हैं तो गवर्नर वहां पे डिस्ट्रिक्ट भी एड ऑन कर सकता है या उस एरिया को डिवाइड कर सकता है और नाम अलग दे सकता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गवर्नर कर सकता है, ये बड़ी अलग चीज है। सबसे मेजर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एक टर्म होती है रीजनल काउंसिल। ये दो चीजें वहां पे गवर्नर के अंडर रहती हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल, इनके अंदर बेसिकली 30 मेंबर रहते हैं जिसमें 4 आपके गवर्नर के नॉमिनेटेड होते हैं, 26 जो होते हैं इलेक्टेड होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वोट डाल के।
कॉम्पोजिशन 30 की 4+26, 4 आपके गवर्नर के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल जो है ये बैकबोन है आपकी ट्राइबल एरिया की। इन्होंने ही वहां पे हर सब्जेक्ट के ऊपर रूल बनाना है, लैंड पे, फॉरेस्ट पे, मैरिज पे, डिवोर्स पे, सोशल कस्टम पे, टैक्स कलेक्ट करना इन्हीं का काम है। स्कूल, डिस्पेंसरीज, हॉस्पिटल, रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, सोशल सिक्योरिटी, जो भी कुछ है वो सब आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का है। इवन जो एक पार्लियामेंट में और विधानसभा में पास होते हैं वो भी यहाँ पे डायरेक्टली पास या एप्लीकेबल नहीं होते, उनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन होती है विद रिस्पेक्ट टू देयर ट्राइब, देयर कस्टम या देयर सब्जेक्ट, उनमें मॉडिफिकेशन होती है, देन वो वहां पे अप्लाई होते हैं। समझ रहे हो? तो ऑल इन ऑल वहां के सिविल बॉडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, रीजनल काउंसिल है जो यहाँ के एक्ट को, स्टेट असेंबली या पार्लियामेंट के एक्ट को मॉडिफाई करके यहाँ अप्लाई करता है, या फिर इन सब्जेक्ट के ऊपर रूल बना के वहां के लोगों के साथ अलाइनमेंट करता है गवर्नमेंट की। ओके, तो ये जो रूल करता है ये गवर्नर के अंडर काम करता है, सबसे मेजर डिफरेंस। ओके, और सबसे बड़ी बात, गवर्नर जो है एक कमीशन अपॉइंट कर सकता है, इतनी गवर्नर के पास पावर है, कमीशन अपॉइंट करेगा इनकी एग्जाम लेने के लिए। ये कमीशन अपॉइंट करेगा कि ये काउंसिल कैसा काम कर रही है, और ये कमीशन बताएगी कि काउंसिल ठीक काम कर रही है, गलत कर रही है। इन केस ये कह देता है कि कमीशन काम गलत कर रही है, ये दोनों कुछ नहीं कर रहे, गलत कर रहे हैं, हरासमेंट कर रहे हैं लोगों की, तो ये आपकी इसको डिसोल्व भी कर सकती है काउंसिल्स को। गवर्नर आपका इन काउंसिल्स को दोनों को डिसोल्व कर देगा कि मुझे ये चाहिए ही नहीं, या चेंज करेगा, मेंबर चेंज करेगा इनके। समझ रहे हो? तो ये इतना मेजर है कि यहाँ पे आपके पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के रूल भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं होते, वहां पे उनके सब्जेक्ट के हिसाब से उनमें मॉडिफिकेशन होती है, देन वो रूल अप्लाई होता है। समझ रहे हो? बड़ा क्रिटिकल पार्ट है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ यही है शेड्यूल और ट्राइबल एरिया में, ज्यादा कुछ नहीं है। आपसे कोई पूछेगा तो आपको इतनी नॉलेज अगर बेसिक है तो आप प्री क्लियर कर सकते हैं, और मेंस में आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख सकते हैं। बाकी साथ ही आप करंट अफेयर या मैगजीन या कुछ न्यूज में इनके बारे में पढ़े तो बहुत अच्छा है। तो यही है मेजर, और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को एक बार जरूर देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स पढ़िए, और ताकि आपके माइंड में एक अच्छा, आप ये कह सकते हैं फाउंडेशन की तरह ये चीज बैठ जाए। ओके, तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करता हूँ, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि काफी टाइम हो गया बनाते हुए। तो इन दी एंड थैंक यू एंड जय हिंद।